यहाँ पे बच्चों हम लोग के पास एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है बेसिकली मोशन। तो मोशन चैप्टर का नाम आप सभी लोगों ने ध्यान से पहले भी कहीं ना कहीं सुना है। तो उस चैप्टर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। तो सबसे पहले इसमें हम काफी बेसिक बातें आपको बताने वाले हैं। वो सारी बातें बेसिक बातें आप ध्यान से पहले समझें तो आपको ये चैप्टर काफी इजी लगेगा। और इसके काफी हायर लेवल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोशन में सबसे पहले होता क्या है। देखिए, मोशन अगर चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को उसमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स की जो तीन इक्वेशंस होती हैं उनमें हम कैसे देखते हैं जस्टिफिकेशन उनका। ये सारी बातें पहले हम लोग को देखनी होती है। तो जैसे आप जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। आज की डेट में हर बच्चा जानता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे अगर समय के साथ, अगर हम लोग कहते हैं टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। कहने का मतलब ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जब u से v हुई तो उसमें जो टाइम लगा वो t सेकेंड लगा। तो हम कहते हैं कि बॉडी हमारी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। बच्चों, जब हम लोग कार वगैरह भी चलाते हैं तो कार में हमारे पास एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं और बॉडी की और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो लगातार बदल जाती है। और ब्रेक लगा करके हम गाड़ी की स्पीड को कम भी करते हैं, रिटार्ड करते हैं। तो जब एक्सेलरेट करते हैं तो बॉडी की स्पीड कम से ज्यादा होती है और जब रिटार्ड करते हैं तो बॉडी की स्पीड ज्यादा से कम हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, वो यू से वी हो जा रही है, तो हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर टी टाइम बाद अगर उसकी वेलोसिटी बदल करके वी हो जा रही है तो वी की वैल्यू यू से ज्यादा है, तभी वो एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर टी टाइम बाद वी की वैल्यू यू से कम है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो रिटार्ड कर रही है या वो डी एक्सेलरेट कर रही है। तो बच्चों, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन तो सबसे पहले हर बच्चे को पता ही है कि एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसलिए हम वेलोसिटी कहते हैं, अदरवाइज हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। सारे बच्चों को पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है। लेकिन जो अगर हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर हम कहेंगे तो उसके पास पर्टिकुलरली डायरेक्शन भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटी जो होगी उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में इंडिकेट भी किया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसलिए मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रेल नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर स्पीड। तो आपको ध्यान देना होगा इन फ्यूचर की जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। तो बच्चों, एक्सेलरेशन को बेसिकली स्मॉल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या बनता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी का चेंज कितना होगा? चेंज हमेशा होता है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो टी होता है। तो बच्चों, यहाँ बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? वी माइनस यू बाई टी। अब बच्चों, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है v माइनस यू इज इक्वल टू 80। और माइनस यू को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो बच्चों, ये आपकी न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम लोग न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों, हम लोग उसको न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात अब आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, हमारे पास न्यूटन्स की एक इक्वेशन नहीं होती, बल्कि न्यूटन्स की तीन इक्वेशन तो स्टैंडर्ड होती है और एक चौथी भी होती है। लेकिन पहले हम लोग इन तीन इक्वेशंस को देखते हैं कि पहली इक्वेशन क्या होती है।
जहां पर v होता है उसका फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम टेकन। तो बच्चों जब बिगिनिंग लेवल पे यानी स्कूल लेवल पे आप लिखेंगे तो आपको सारे टर्म्स भी बताने पड़ेंगे कि जो v होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, जो u है आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी है। ऐसे बच्चों ये टर्म्स भी बताने पड़ते हैं, तो ये सारे टर्म्स भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पे जो a होता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है और जो आपका t होता है वो टाइम टेकन होता है। तो ये इन सारे सिंबल्स का मतलब होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती है, और जो दूसरी इक्वेशन होती है उसको हम लोग प्रूफ करने के लिए लिखते हैं कि बेसिकली अगर आप इनको प्रूफ करने के लिए ऐसे भी समझे कि ये ग्राफ हमने क्रिएट कर दिया, और ये बच्चों ग्राफ जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ग्राफ बनाया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बच्चों टाइम जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो हमने टाइम को यहाँ पे भी एक्स एक्सिस में रखा है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी रखी है। तो याद रखिएगा कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो, टाइम कभी भी होता है तो वो हमेशा ही एक्स एक्सिस में प्लेस किया जाता है। इससे ग्राफ को समझने में आसानी होती है। अगर हम इस ग्राफ को रीड करेंगे तो ग्राफ को रीड करने का तरीका यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम जीरो है क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है, और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर बेसिकली जो टाइम है वो टी है। क्या है यहाँ पे टाइम टी, तो इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो टी कॉमा जीरो। लेकिन बच्चों अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, लेट्स से हमारे पास ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो तुम कहोगे सर ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है ए और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हमने कहा ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कहोगे सर ए के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा, अब सर पता नहीं टाइम टी इक्वल टू जीरो पर ये हाइट कितनी है, जो ये हाइट होगी वही सर इसका कोऑर्डिनेट होगा। ये हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। और टाइम टी इक्वल टू जीरो पे यानी कि इनिशियली टाइम टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इनिशियल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उस समय बच्चों वेलोसिटी का जो भी सिंबल होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और आफ्टर टाइम टी मतलब टी टाइम बाद जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं इस पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो इस पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिखने का मेथड क्या होगा कि पहले आप एक्स एक्सिस में टी चलोगे और वाई एक्सिस में इतनी लेंथ चलोगे, तभी आप बी पॉइंट तक पहुंच पाओगे। तो बी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो आप ये तो समझ गए कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट टी है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो तुमने कह दिया आफ्टर टाइम टी, सर आप ही ने बताया था उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो बच्चों ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास फिजिक्स में ग्राफ्स को देखने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, एक होता है ग्राफ्स का स्लोप और एक होता है ग्राफ का एरिया। इन दो चीजों से हम लोग ग्राफ में सारी बातों को कैलकुलेट करते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बेसिकली अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो स्लोप होता है बच्चों y बाई एक्स, या स्लोप को हम लोग हिंदी में कहते हैं झुकाव। और बच्चों अगर आपने स्लोप कभी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कभी स्लोप, तो स्लोप अगर बच्चों आप कह रहे हैं पढ़ा है तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आप ए बी लाइन का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा। तुम कहोगे स्लोप अगर हम सर लिखते हैं ए बी लाइन का, तो बेसिकली ए बी लाइन दो पॉइंट से मिलकर के बनी है, उसमें ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता है और बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है। हमने कहा क्या कोऑर्डिनेट है, क्योंकि सर जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा यू, और जो सर बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है टी कॉमा बी। तो हमने कहा बेटा जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने कहा बेटा एक पॉइंट को x1 y1 मान लो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लो, तो स्लोप होगा v माइनस यू अपॉन टी माइनस यू। कहने का मतलब अगर आप स्लोप की यूनिट्स देखेंगे तो ऊपर वेलोसिटी का डिफरेंस होगा और वेलोसिटी का डिफरेंस होकर के वेलोसिटी आएगी जिसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और नीचे बच्चों टाइम है उसकी भी यूनिट क्या आ रही है, सेकंड आ रही है। दैट मींस जो स्लोप हो रहा है वो आपको क्या दे रहा है, एक तरह से एक्सेलरेशन दे रहा है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, तो आप एक्सेलरेशन बताएंगे, और उस स्लोप को निकालने के लिए आप जो भी ग्राफ होगा उसके पॉइंट्स को मार्क करेंगे, उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर आप उनका स्लोप बताने का प्रयास करेंगे। ये होता है बच्चों स्लोप का मतलब।
और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए एरिया क्या होगा, तो एरिया बच्चों आपके पास जो भी स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे कितना एरिया प्रोजेक्ट कर रही है, वही एरिया आपको कैलकुलेट करना होता है, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों आप लाइन का एरिया थोड़ा ना निकाल सकते, एरिया तो किसी रीजन का ही होगा। तो बेसिकली अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ये ग्राफ बना दिया और मैंने आपको कोई एक और रैंडम सा ग्राफ बना दिया, मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया ए से बी, तो मैंने पूछा ये ग्राफ ए से बी में कितना एरिया कवर करेगा, तो तुम कहोगे सर ये ग्राफ जो है ए से बी में इतना एरिया कवर करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो इसी को बच्चों हम लोग एरिया कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम लाइन का एरिया निकालें, लाइन का एरिया थोड़ा ना निकलता है, ग्राफ का एरिया निकलता है। तो ये थोड़ी सी रफ वर्किंग थी, तो हम इस रफ वर्किंग को यहाँ पर हटा देते हैं और बेसिकली हम आपको ये एरिया बताते हैं कि एरिया कैसे निकालना होगा। अगर बच्चों आप इस एरिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एरिया तो निकालना आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने एक ए बी लाइन पे फिर से लाइन चलाई और फिर से मैंने एक लाइन चलाई और फिर से मैंने एक लाइन चलाई और फिर से मैंने एक लाइन चलाई। तो तुम कहोगे सर ये एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये सर ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं और दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। और सर इसका एरिया निकालने का मेथड होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चों आपको पैरेलल साइड्स का सम बताना पड़ेगा। तो कहोगे सर ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ जो है वो है u, और जो ऊपर वाली साइड है उसकी सर लेंथ है v। क्या लेंथ है उसकी? v। ठीक है ना? तो पैरेलल साइड्स का सम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो हो गया t। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एरिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एरिया। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपसे तो बताया कि अगर आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है तो उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। और एरिया जो आपने लिखा, देखिए आपने एरिया क्या लिखा है उसको जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। आपने एरिया लिखा है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? वो टी तो है, उसकी लेंथ क्या है? टी है। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम लिखिए, तो आपके पास एरिया आ गया। तो बच्चों ये एरिया हमें देगा, तो तुम कहोगे सर अभी बता देते हैं एरिया में क्या देगा। सर एरिया में हम यूनिट से पता लगा लेते हैं, क्योंकि दो वेलोसिटीज को ऐड करेंगे तो आई की भी वेलोसिटी उसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो उसकी यूनिट होगी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ गया। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कहते हैं तो उसका एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपको बच्चों ये बात एकदम नोटेशन वाइज याद रखनी होगी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है बच्चों? हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। क्योंकि बच्चों हम सब कुछ यहाँ पे फैक्टर्स देख रहे हैं, वेलोसिटी देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। कई लोग इसको गलती से डिस्टेंस भी बोल देते हैं, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर वर्ड आपके लिए है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आपकी न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, ए बी लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए, तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो आपकी न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर सकता है ग्राफिकली। और अगर आप ग्राफिकली नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक जस्टिफिकेशन दिया था, आप उसकी भी हेल्प से, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की हेल्प से भी इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों कभी कभी आपसे कहा जाता है कि भाई न्यूटन्स की तीनों इक्वेशंस प्रूफ करो बिगिनिंग लेवल पे, तो तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए ज्यादातर जो टीचर प्रेफर करता है वो आपका ग्राफिकल मेथड ही प्रेफर करता है। तो इस तरह का ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिया है ये हर तरह की बुक्स वगैरह में सब में बनाए। और अगर आप कुछ अच्छी बुक्स परचेज करना चाहें तो उसमें एच सी वर्मा की बुक होती है। वो बेसिकली एच सी वर्मा बुक जो है वो क्लास 9th में भी आती है, क्लास 10th में भी आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एच सी वर्मा क्लास 11th-12th की होती है, तो बच्चों वो क्लास 9th और 10th दोनों में आती है। अगर आप उनको भी ले सकते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस करने के लिए मिलेंगे। और जो बच्चे आईबी बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके पास तो ऐसे ही काफी क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, तो उनको भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कंपलसरी पोर्शन ये होता है कि आप अपने न्यूटन्स की तीन इक्वेशंस को पहले प्रूफ करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए कॉमन है। तो तुम कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन तो अभी आपने प्रूफ की थी, क्योंकि आपने बताया था कि सर जो इसका
क्या होता है सर इसका? इसका जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी आपने स्लोप निकाला था ना, तो एक्सेलरेशन क्या देगा इसका? वो होगा v माइनस यू बाई टी। तो बच्चों ये तो आपने ऊपर ही प्रूफ कर लिया था, और अभी आपने यहाँ भी प्रूफ किया था कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे भी एक स्लोप वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी थी। तो यहाँ से भी आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आप सीधा सीधा ए को किसके इक्वेट कर देंगे? v माइनस यू बाई टी के जैसे इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से क्रिएट हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको एक जनरल मेथड से भी बताया कि आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे जनरेट करो, और ग्राफिकल मेथड से भी बताया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे जनरेट करो। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि स्लोप किसी भी ग्राफ के लिए हो सकता है, वो भी तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। किसी का भी स्लोप निकालना हो तो हम वाई एक्सिस वाली यूनिट को एक्स एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाई एक्सिस वाली यूनिट को एक्स एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। और एरिया में हम क्या करते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस की यूनिट को वाई एक्सिस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया का सेंस निकल आ जाता है। अगर एरिया आपका मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो समझ लेना वो तुम्हारी वेलोसिटी है, और एरिया आपका सेकेंड्स में आ रहा है तो समझ लो वो टाइम है, एरिया आपका मीटर्स में आ रहा है तो समझ लो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बच्चों आपको नोटेशन याद रखने पड़े। तो बच्चों अभी आपने क्या बताया था कि जो आपका न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों अगर आप इसको सोचना चाहते हैं कि ये कैसे जनरेट होगी, तो अभी आपने एरिया निकालना था ग्राफिकल मेथड से, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, तो वो एरिया था हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों हमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत आसान सा काम होता है। जो न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन थी ना, उसमें आपने ऑलरेडी v निकाल लिया था, तो v की वैल्यू थी u प्लस ए टी। उसको बच्चों बस आप प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, आपकी न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो जाती है, और बहुत जल्दी हो जाती है। तो बच्चों u प्लस यू कितना हो गया? 2u हो गया, और ए टी तो आपके पास लिखा ही था। अब बच्चों एक काम करो, जो बाहर टी है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। और बच्चों ये 2 आपको दिख रहा है तो सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2ut को जब 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ut आएगा, और फिर आ जाएगा 1/2 at। तो बच्चों आपके पास ये हो गई न्यूटन्स की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और बच्चों ये इक्वेशंस ऑफ मोशन काम तभी करती है, याद रखिएगा, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ये काम तो कर रही है, लेकिन ये काम तभी करती है जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होने पर ये इक्वेशंस काम नहीं करती हैं। ये इक्वेशंस जो भी है, चाहे आपने न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है ना, आपने सेकेंड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, ये सब काम तभी करती है जब एक्सेलरेशन आपका क्या? कांस्टेंट। तो बच्चों होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने ग्राफिकल मेथड से बताया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको बच्चों, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करते हैं वो भी आप ढंग से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास है बच्चों यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं जरा ध्यान दीजिए। बच्चों जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वहां से आप क्या करिए? टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप कहोगे सर टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या किया? टाइम को एलिमिनेट किया, क्योंकि बच्चों जो न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन होती है उसमें टाइम वाला टर्म नहीं होता, बाकी सारे टर्म्स होते हैं। और टाइम की वैल्यू एलिमिनेट करने के बाद जो आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन आपने प्रूफ की थी उसमें टाइम की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमने टाइम की वैल्यू को एलिमिनेट किया, और सेकेंड इक्वेशन में उसको प्रूफ पुट कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आपकी बन जाती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन आपको पहले सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करिए बच्चों? पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा u टाइम्स v माइनस यू अपॉन ए। ये स्टेप्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बचा v माइनस यू का स्क्वायर और बच्चों नीचे a स्क्वायर आएगा जो ऊपर वाले a के से कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि आप कॉमन ले सकते हैं v माइनस यू बाई ए, ये बच्चों आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा u और ये बचेगा 1/2 और आप v माइनस यू एक कॉमन ले चुके हैं तो एक बार बचेगा और a तो बाहर निकल गया। कुछ नहीं करना होगा बच्चों, आपको सीधा सीधा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए और ब्रैकेट में क्या है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 2u प्लस v माइनस यू। एलसीएम लीजिए आप सभी लोग प्रॉपर। एलसीएम लेने पर आपकी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तुरंत दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ से बच्चों आ गया v माइनस यू अपॉन a इंटू ब्रैकेट 2u माइनस यू हो गया और ये हो गया v प्लस यू अपॉन। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास जो स्टैंडर्ड होते हैं मैथमेटिक्स के वो सारे यूज हो रहे हैं कैलकुलेशंस में। ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे आ गया 2a। और बच्चों यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और माइनस यू स्क्वायर को अगर आप उधर भेज देंगे तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों प्रूफ हो जाएगा न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आपने जाना न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है वो भी समझ लिया आपने, और न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस आपने बहुत अच्छे से समझ ली। तो बच्चों हम हाईलाइट कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को एक ही जगह पे। तो बच्चों ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन और ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों इनको हम लोग बम्पर तरीके से यूज करते हैं अपने एग्जामिनेशंस में और ये हमेशा के लिए चलेंगी बच्चों, चाहे आपका कोई भी क्लास हो, ठीक है। उसके बाद ये वाली आपकी इक्वेशन। सो बच्चों मैंने तीनों इक्वेशंस आपको हाईलाइट करके दे दी। आप कभी भी चाहें तो इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करेंगे तो आपका काम कुछ आसान होता है। तो बच्चों न्यूटन्स की तीन इक्वेशंस को समझने के बाद हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी होते हैं। तो अभी बच्चों हम लोग चौथी इक्वेशंस को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पहले तीन इक्वेशंस को सक्सेसफुली प्रूफ किए हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम लोग यहाँ बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग सब रेडी हो जाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ करूंगा सक्सेसफुली, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से होते हैं वो क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये पूरी एक्सरसाइज है, अगर आप स्क्रीन को पॉज करेंगे तो आप स्क्रीन को पॉज करके सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे कर सकते हैं और ये सारे सॉल्यूशंस भी मैं लेटर ऑन आपको शेयर कर दूंगा। तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये डिपेंड करते हैं न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बच्चों हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के भी काफी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम मूव करते हैं एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस आपको करे मिलेंगे। उसको स्टार्ट करते हैं करने के लिए।